चलिए बच्चों, चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से, ध्यान से देखिएगा, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे है? चौड़ाई से है। तो चौड़ाई हम मानते हैं, इस स्थिति में क्या मानेंगे? चौड़ाई। माना कि बाग की चौड़ाई जो है वो कितना है? x मीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगा भाई मेरे? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x प्लस 4 मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और तथा दिया है, क्या दिया हुआ है भाई मेरे? बाग की अर्ध परिमाप, ध्यान से देखिएगा, बाग के अर्ध परिमाप, तो बाग के अर्ध परिमाप कितना दे रहे हैं? 36 मीटर। और चूंकि बाग कैसा है? तो बाग आयताकार है, तो आयताकार लिखेंगे कोची कि चूंकि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप बाई 2 यानी आधा। तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 36। यहाँ देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, अब बटा 2, 2 से 2 कट गया, यानी 36 बराबर लंबाई आपको दिया हुआ है कितना? x प्लस 4, और चौड़ाई क्या है? x है, यानी 36 बराबर 2x, या एक बार और कर लेते हैं, x प्लस 4 प्लस x, यानी 36 इक्वल टू 2x प्लस 4 ही पड़ जाएगा, 36 माइनस 4 इक्वल टू 2x। ध्यान से देखिएगा, तो ये हुआ 32 इक्वल टू 2x, 2 से कटेगा 16 बराबर x का वैल्यू कितना आया? 16। x का वैल्यू कितना आया? 16। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमको क्वेश्चन में निकालना था बीमाएं, निकालना था कुछ ज्ञात करना है, ज्ञात करना था बाग आयताकार बाग की लंबाई, तो x प्लस कुछ है 4 है, क्या है? x प्लस 4 है मीटर। ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू 16 प्लस 4 यानी कितना हो गया? 20 मीटर। और चौड़ाई क्या था? चौड़ाई हम माने थे x मीटर, तो चौड़ाई का वैल्यू कितना है? यानी 16 मीटर। आई होप कि यहां तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को पकड़ने के लिए सीखिए लैंग्वेज वाला को, और क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि एक से ऐसा ग्राफ इक्वेशन लिखिए जो दोनों को जब ग्राफ खींचे तो प्रतिच्छेद करना चाहिए। एक दूसरा और ऐसा ही इक्वेशन लिखिए जो इससे तुलना किया जाए तो उसका समानांतर ग्राफ जाए, और एक और ऐसा ही इक्वेशन लिखिए जो इससे तुलना करने पर, यानी इससे साथ ग्राफ खींचने पर समपाती जाए। बच्चे इस लैंग्वेज को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है
कि आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है आपको 6 नंबर में 2x + 3y - 8 = 0 और 3 चीज के लिए कह रहा है कि एक इक्वेशन है, एक और आप इक्वेशन लिखिए। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको इक्वेशन अनदर इक्वेशन लिखने के लिए कहता है, और कहता है कि इक्वेशन लिखना है। कब कब की कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखना है? तो एक ऐसा इक्वेशन लिखिए कि इसके साथ उसका ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ इस तरह का हो, ग्राफ इस तरह का हो, कहीं भी प्रतिच्छेद करे लेकिन इस तरह का हो। ये पहला क्वेश्चन आपका था, सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरा इक्वेशन और लिखना है जो इसके साथ कंपैरिजन किया जाए, यानी दिए गए बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखे उसके साथ उसको सॉल्यूशन ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह का जाए, यानी समपाती एक दूसरे पर। और तीसरा आपको ये पूछा है इक्वेशन लिखने के लिए कि वो इक्वेशन को इसके साथ अगर ग्राफ खींचा जाए तो कैसा होना चाहिए? समांतर। क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं। आपको यहां आपको जो शर्त है वो भी आपको कामयाब होगा। शर्त क्या है, कैसे शर्त को यूज करेंगे इक्वेशन को लिखने के लिए, तो चलिए समझते हैं। पहला प्रतिच्छेद के लिए जो कंडीशन है वो a1/a2 = not b1/b2 होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक कंडीशन को फुलफिल हो गया। अगर दो इक्वेशन को लिखा हुआ है और एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम कह सकते हैं कि इनसे जो ग्राफ खींचा जाएगा वो प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए पहला कंडीशन आप इस पर अप्लाई करते हैं। क्या a1/a2 = not b1/b2। ध्यान से समझिएगा कैसे इसको लिखना है। Can anybody out there hear me? Hear me? एक अनदर इक्वेशन हम मानते हैं, जो इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो हमको इन दोनों के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ए होना चाहिए कि a1/a2 = not b1/b2 हो। अगर ऐसा होता है इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंपैरिजन करने पर, तो हम कह देंगे कि ए इक्वेशन और ए इक्वेशन से जो ग्राफ खींचाएगा वो ग्राफ प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें a1 का मान क्या है? 2 है। a2 नहीं पता है, = में नहीं चाहिए। b1 का मान क्या है? b1 का मान 3 है और b2 हमको नहीं पता है। तो भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन को फुलफिल करना है। तो ये ध्यान में रखिए कि a2 और b2 का मान कोई ऐसा रखे, a2 और b2 का मान ऐसा रखे कि ये दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हल करे तो इक्वल नहीं आना चाहिए। बस कोई भी मान रख सकते हैं, इसका आंसर मिलाने के चक्कर में आप मत रहिएगा। a2 और b2 का मान कुछ भी लीजिए, आप ले सकते हैं। बस अब एक कंडीशन को ध्यान में, एक शर्त को ध्यान में रखते हुए कि =2 में नहीं देना चाहिए, =2 में नहीं देना चाहिए। चाहे वो a2 और b2 का आप मान कुछ भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि इक्वल में नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन करें तो भी इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या लिख सकते हैं। a2 के मान हम क्या लिख सकते हैं? a2 के मान 5 लिख सकते हैं, b2 के मान हम 6 लिख सकते हैं। तो रखिए, रख के यहाँ देखते हैं। तो 2 मिलेगा 5 = not 3/6। अगर इसको सॉल्यूशन भी करेंगे तो मिलेगा कुछ 1/2, जो 2/5 के इक्वल नहीं है। एक कंडीशन को ध्यान में रखना है कि a2 और b2 का मान क्या रखें, बशर्ते कि इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो मामला फंस जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा a2 और b2 का मान रखिए, ठीक। तो आप रख सकते हैं कुछ भी मान, हम यहाँ a भी लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं 4,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा 2/3, आई बनेगा 3/4। क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। यानी इसका इक्वेशन अनंत लिख सकते हैं हम, बशर्ते ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो इसको इक्वेशन लिखना है। तो प्रतिच्छेद के लिए इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे? ध्यान दीजिएगा, साइन सेम टू सेम लेना है। 5x प्लस b2 क्या लिए थे? 6y, प्लस जो रखना है यहाँ कोई आप रख सकते हैं, प्लस माइनस जो भी रखना है, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट रखना है रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन ग्राफ पर नहीं है। इससे प्रतिच्छेद के ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ये दोनों को ध्यान में रखना है। जब भी इससे ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यहां कुछ भी वैल्यू ले लो, 10 लाख रखोगे, 10 करोड़ों रखोगे, तो ये ग्राफ प्रतिच्छेद ही करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको इक्वेशन लिखना है जब प्रतिच्छेद करेगा उस कंडीशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी इक्वेशन से सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हमको बताइए कि ये जो होना चाहिए वो समानांतर जाना चाहिए। समानांतर के लिए कंडीशन क्या होगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इस कंडीशन में जब आएगा तो हम कहेंगे क्या कि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होंगे? समानांतर होंगे। क्या होंगे? समानांतर होंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तब क्या होगा? इसका ग्राफ समानांतर होगा। तो देखिए c1/c2 नहीं बराबर में होना चाहिए, बाकी ये दोनों बराबर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिए आंसर का इक्वेशन लिखते समय सेम टू सेम उतार देते हैं। 2x प्लस 3y, कोई दिक्कत नहीं भाई। C2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर सिर्फ नहीं होना चाहिए? तो -8 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी C2 के वैल्यू पुट कीजिए, आपका जो इससे दोनों से ग्राफ खींचेंगे वो समानांतर ही जाएंगे। C2 का मान -8 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी रखिए, आपका जो ग्राफ खींचाएगा ये दोनों इक्वेशन को यूज करके, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? समानांतर जाएगा। चलिए संपाती का कंडीशन क्या होता है? संपाती का कंडीशन होता है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, संपाती का कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1। संपाती के कंडीशन में तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, तो तीनों बराबर होना चाहिए, अर्थात हम यहाँ ये इक्वेशन को जस्ट उतार देंगे फोटोकॉपी। आंसर ये भी हो सकता है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, या इसका मल्टीप्लाई करते जाए, दोनों तरफ जिस अंक से गुना करना है करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 2 से करते हैं तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये भी आंसर होगा। अगर इसमें 4 से नहीं गुना करने का मन है, 2 से नहीं गुना करने का मन है, 4 से के लिए 8x प्लस, कैसे होगा? दोनों से देखिए ग्राफ खींच के, इससे भी ग्राफ खींचिए, इसके भी साथ ग्राफ खींचिए इसको, और आपका देखिए क्या जाएगा? संपाती जाएगा। एक दूसरे पर, एक लाइन दूसरे लाइन पर होंगे। आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ कंडीशन को याद रखिए और कंडीशन के हिसाब से चलिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवर करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। x का मान क्या? x का मान अगर यहां हम 0 पुट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, माइनस माइनस करता हूँ, y का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, यानी वहां y जगता है। अब x इक्वल टू अगर हम लेते हैं कोई चीज, ध्यान दीजिएगा, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 3
इजकल टू 0, तो y इजकल टू -3, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। चलिए इस बॉक्स में पुट करते हैं। x का मान क्या लिए थे 2, तो y का मान क्या दिया था 3। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर इसमें देखते हैं, भरते हैं क्या होगा। x का मान हम 4 लेते हैं। x का मान क्या लेते हैं 4, तो ध्यान से देखिएगा 4 + 2y - 12 इजकल टू 0, 12 + 2y - 12 इजकल टू 0, ये कैंसिल हो गया, यानी 2y इजकल टू 0 हो गया, तो y इजकल टू क्या होगा 0 ही होगा। चलिए अब देखते हैं, तो ये y का वैल्यू क्या मिल गया 0। अब x इजकल टू क्या लेते हैं, x इजकल टू अब लेते हैं हम 0, x इजकल टू क्या लेते हैं 0 पर, x इजकल टू 0 पर, तो x इजकल टू 0, 3 × 0 + 2y - 12 इजकल टू 0, यानी ये 0 + 2y, ये प्लस माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में, तो 2y इजकल टू 12, 2 6 जा 12, y का वैल्यू मिल गया क्या 6। तो यहाँ x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू क्या मिला 6, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या मिला 6। इसमें x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 आया था। देखिएगा x का वैल्यू 0 तो y का मान 1 आ गया था। चलिए अब इस दोनों को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। देखिए ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, इससे फर्स्ट इक्वेशन वाला देखते हैं। x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 1, x इजकल टू 0 तो y इजकल टू 1, x इजकल टू 0 y इजकल टू 1, पॉजिटिव यहाँ रहेगा, x इजकल टू 0 y इजकल टू 1, ये ग्राफ। x इजकल टू 2 y इजकल टू 3, x इजकल टू 2 y इजकल टू 3, ध्यान से देखिएगा x इजकल टू 2 y इजकल टू 3, ये पॉइंट बी हुआ जिसका नाम x2 y3। अब इससे खिंचाएगा, अब देखिए इसका नाम हो जाएगा x - y + 1 इजकल टू 0, हो गया ये पॉइंट बी पॉइंट। अब इससे भी 2 पॉइंट होगा, इससे भी देखते हैं, इससे देखते हैं x इजकल टू 4 y इजकल टू 0, x इजकल टू 4 y इजकल टू 0, यही होगा x इजकल टू सी पॉइंट है, x इजकल टू 4 y 0, x इजकल टू 0 y इजकल टू 6, पॉजिटिव में x इजकल टू 0 y इजकल टू 6 यहाँ है, x इजकल टू 0 y इजकल टू 6, ये पॉइंट डी। चलिए ये दोनों पॉइंट को मैच कराते हैं, तो ये दोनों पॉइंट को मैच कराएंगे, इस तरह से जाएगा, ठीक, ये पॉइंट पर जाएगा। तो इसका जो नाम हम देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम देंगे 3x + 2y - 12 इजकल टू क्या होगा 0। चलिए जितना क्वेश्चन हमको कहा उतना हम क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन बोला था कि बताइए कि इससे ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण हुआ, ये नहीं कि y अक्ष पर चलिए, y अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है, बट y अक्ष के साथ नहीं बोल रहा है, x अक्ष के साथ बोल रहा है। तो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, उस त्रिभुज के कोऑर्डिनेट शीर्ष का निर्देशांक लिखना है और उसे छायांकित कर देना है, यानी इस तरह से इसको दिखा देना है कि ये जो है त्रिभुज बना था और इसके निर्देशांक लिख देना था, ठीक। तो इसको नामकरण कर लेते हैं, बी है, सॉरी बी, सी है, ये है, इसको मान लेते हैं, और आपको डी है ई, इसको मान लेते हैं। तो बन गया त्रिभुज x अक्ष के साथ बना त्रिभुज EBC के शीर्ष क्रमशः क्या क्या है भाई मेरे, -1 0, बी के क्या है 2 3
एंड सी के क्या है 4 0। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा 3.3 एक्सरसाइज, जिसमें आपको पढ़ना होगा प्रतिस्थापन विधि, यानी उस चैप्टर जो स्टार्ट होगा 3.3 वो आपको बीजगणितीय विधि से हल करने वाला एक्सरसाइज मिलेगा। ये जितना 3.1 3.2 जो था वो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए था। उसके बाद 3.3 से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो आपको बीजगणितीय विधि से हल करना होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में आपको एक प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि या कोई भी एक विधि आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।